हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आ गए हैं यूथ की ये 101 राउंड वाली बुक है, जिसमें हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों इसके प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हमने 2 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो सभी की प्ले हमने बना दी है, प्ले में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम करने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें दोस्तों हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है एनटीपीसी ग्रुप डी डीएफसीसीआईएल के लिए स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, दबाव की या दाब की एसआई इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? हम दाब बोलते हैं। दाब P बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल F और पृष्ठ का क्षेत्रफल A, मतलब P बराबर होता है F/A, क्षेत्रफल बल बटे क्षेत्रफल। दाब एक कैसी राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। दोस्तों, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से कैसी थी? मैकेनिकल थी। कैसी थी? मैकेनिकल थी। एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी या पेंडुलम क्लॉक वह है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन जो है एक लोलक की सहायता से होता था। यह पूरी तरह मैकेनिकल थी। इसका आविष्कार सन 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है? दोस्तों, एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि जो होती है वो होती है समान आकार की, सीधी होती है और पार्श्व तौर पर उल्टी तथा आभासी होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि, ठीक है। ऐसे दर्पण दोस्तों जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का उपयोग हम आईना बनाने में, मिरर बनाने में करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी होती है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों, तारे जो है आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे रात को आसमान में टिमटिमाते हैं। तारे रात को नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समयांतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य एक कैसा है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? दोस्तों, कार्य पूछा है कितना किया जाता है। हम जानते हैं दोस्तों W बराबर क्या होता है? QV होता है। क्या होता है? W बराबर QV होता है, ठीक है। तो W बराबर QV जब होता है तो हम जानते हैं W हमको निकालना है। Q हमको कितना दिया है? 4 दिया है। V हमको कितना दिया है? 10 दिया है। तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 40 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 जूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को हम बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक बोलते हैं, ठीक है। जब किसी पदार्थ को 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। उनके इस गुण को अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। अतः अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है? दोस्तों, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले तार को हम बोलते हैं क्या? फिलामेंट। क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बनाते हैं दोस्तों। टंगस्टन का हम उपयोग करते हैं फिलामेंट के लिए, ठीक है। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को फिलामेंट कहा जाता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट जो है ये किसे प्रदान किया गया था? एलायस होवे को। किसे? एलायस होवे को प्रदान किया गया था सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए। अलावेस होवे जो दोस्तों जिनका जन्म 9 जुलाई 1819 को हुआ था, यह एक अमेरिकी व्यवसायी थे जिन्होंने सन 1840 ईस्वी में सिलाई मशीन के लॉकटिज डिज़ाइन के लिए पहले अमेरिकी पेटेंट पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमेरिका की एक टेक्सटाइल कंपनी में बतौर प्रशिक्षु शुरू की थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? दोस्तों, चपटी कोशिकाएं जो होती है ये सल्की उपकला ऊतक में होती है। किस में होती है? सल्की उपकला ऊतक में जो है चपटी कोशिकाएं होती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। जो सल्की उपकला ऊतक होता है दोस्तों एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? विसरण सीमा का कार्य करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों, विकास के सिद्धांत से संबंधित है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है ये विकास के सिद्धांत से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने के बेहतर अनुकूलित होते हैं। जो कुछ जीव होते हैं प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने के बेहतर अनुकूलित होते हैं। अनुकूलन क्षमता वंशागत होती है। जो अनुकूलन क्षमता होती है दोस्तों वो कैसी होती है? वंशागत होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा डैश से जुड़ी होती है? दोस्तों, मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा जो होती है ये बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। कौन से? बाएं आलिंद से। मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा जो दोस्तों बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। मानव हृदय एक 4 कक्षी पेशी अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी की भांति होता है। इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाह को बनाए रखना है। यह ऑक्सीजन की भरपाई करता है और कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का संचार करता है। कौन? हृदय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, मस्तिष्क जो है मज्जा जो होता है ये सांस लेने को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का हिस्सा। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो मेडुला मस्तिष्क स्तंभ का सबसे निचले वाला भाग होता है। यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना या मेरुरज्जु स्पाइनल कोड के बीच स्थित होता है। मेडुला में हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, भोजन निगलना, खांसना, छींकना, हिचकी, जीभ की गति आदि के समन्वय केंद्र होते हैं। किसमें? मेडुला में, जो कि मानव की इन क्रियाओं का नियमन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है? तो दोस्तों, निषेचित अंडा युग्मज जो है ये गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में। नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का सफल मेल निषेचन कहलाता है। दोस्तों, जो नर के शुक्राणु होते हैं और मादा के जो अंडाणु होते हैं इनका जो मेल होता है यही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री के अंडाणु के साथ पुरुष के शुक्राणु का मिलन होता है, जिसके बाद ही स्त्री के गर्भाशय में निषेचन से युग्मनज बनता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास इसी निषेचित अंडे से होता है जो बाद में एक शिशु का रूप ले लेता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? दोस्तों, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। खसरा बात करें दोस्तों तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जीवाणु से नहीं होता है। टिटनेस की बात करें तो जीवाणु से होता है। टाइफाइड भी जो है ये भी जीवाणु से होता है। तो जो खसरा है ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। अब सभी देख लेते हैं दोस्तों। तो मलेरिया जो है दोस्तों प्रोटोजोआ होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी वजह से मलेरिया बीमारी होती है। टिटनेस की बात करें तो जीवाणु टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जो है इसके द्वारा टिटनेस होता है। खसरे की बात करें तो वायरस जो है वायरस की वजह से खसरा होता है। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? दोस्तों, ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है रिक्सिया के वर्ग को। ठीक है, रिक्सिया जो है रिक्सिया पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ये नम भूमि पेड़ के तनों, चट्टानों आदि पर उगते हैं, जबकि यूलोथ्रिक्स तथा क्लेडोफोरा जो है ये शैवाल वर्ग के अंतर्गत आते हैं और मार्सिलिया टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। जो मार्सिलिया किसके अंतर्गत आता है? टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत।
गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती है? दोस्तों जो गार्ड कोशिकाएं होती है ये वाष्प उत्सर्जन के प्रक्रिया में शामिल होती है। किसमें? वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती है गार्ड कोशिकाएं। गार्ड कोशिकाएं दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती है। ये कोशिकाएं पत्तियों, तने और अन्य अंगों के बाह्य त्वचा में स्थित विशेष कोशिकाएं होती है जिनका उपयोग गैस के आदान प्रदान को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। किसका? गार्ड कोशिकाओं का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों बीज में परिवर्तित होता है कौन? बीजांड। बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात दोस्तों अंडाशय फल में, बीजांड जो है बीज में, अंडाशय भित्ति ओवेरी वाल जो है फल भित्ति में क्रमशः परिवर्तित हो जाते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं हम आपको, अंडाशय किस में होता है? फल में होता है। बीजांड किस में परिवर्तित होता है? बीज में होता है। अंडाशय भित्ति ओवेरी वाल किस में होती है? तो फल भित्ति फ्रूट वाल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? दोस्तों भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। क्या बोलते हैं? बायोसेफ्टी लेबोरेटरी जो है भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम जो है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। यह राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में तथा राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं डैश कहलाता है? तो दोस्तों वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं ये सस्पेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। दोस्तों ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं वह सस्पेंशन कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? दोस्तों 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं हमको बताना है। दोस्तों हाइड्रोजन का भार क्या होता है? दोस्तों दिया है हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का भार कितना है? 1 ग्राम। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है? 1.008। ठीक है, हाइड्रोजन के अणु का भार कितना होता है? तो हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? 2 और परमाणु भार कितना होता है? 1.008 तो 2.016 या लगभग 2। तो हाइड्रोजन का अणुभार कितना हो जाएगा? 2.016 या फिर लगभग 2। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटे अणुभार। भार कितना है? 1 है। अणुभार कितना है? 2 है। तो मोल कितना निकल के आ गया? 0.5 मोल। दोस्तों 1 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसलिए 0.4 मोल हाइड्रोजन में अणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 3.01 इंटू 10 की पावर 23 अणु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। दोस्तों H2O के सापेक्ष हमको आणविक द्रव्यमान की गणना करना है पानी की। बात करते हैं तो दोस्तों जल या H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? दोस्तों हाइड्रोजन का कितना अणु होता है? 2 अणु है। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? ये होता है 1 प्लस। ऑक्सीजन का अणु कितना है दोस्तों? 1 है। और आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 + 16। तो ये दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18U। तो जल का आणविक द्रव्यमान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 18U हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है? दोस्तों 8, 2, 10 और 3 13। 13 किसका होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। तो 2, 8 और 3 किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? एल्युमिनियम का हो जाएगा। एल्युमिनियम एक धातु तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 का होता है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार है दोस्तों। कैसे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। अब इनको जोड़िए 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12 और 1, 13। तो ये हो जाएगा 2, 8 और 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो दोस्तों F और Ci, F और Cl मतलब क्लोरीन और फेरस। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लोरीन और क्लोरीन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। किसी भी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। तो खाने का नमक
NaCl किससे बना होता है? दोस्तों खाने का नमक जो है ये एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है, खाने का नमक NaCl। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो खाने का नमक दोस्तों एक प्रबल अम्ल तथा एक प्रबल क्षार मतलब HCl और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धावन सोडा का सही सूत्र क्या है दोस्तों? तो धावन सोडा का सही सूत्र हो जाएगा दोस्तों Na2CO3.10H2O। ये क्या है? धावन सोडे का सही सूत्र है। धावन सोडे का रासायनिक नाम दोस्तों, रासायनिक सूत्र दोस्तों Na2CO3.10H2 है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यह एक कैसा है? अकार्बनिक यौगिक है। दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।